Hello and welcome to my YouTube channel राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसको परमाणु संरचना बोलते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से जब भी आता है तो बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको करते हैं हम लोग। तो मतलब बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था, इसके पहले और भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, तो उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वो उतना समझा दूंगा आपको वीडियो में, लेकिन उसको अभी आप क्रैश कोर्स में उसको अभी मत करिए। अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल करिए, ठीक है ना। बाद में मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन अभी मेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है परमाणु की संरचना में बोर्स का जो परमाणु संरचना है ना। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल होता है उसके अंदर रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु है उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी जगह है जो कि नाभिक के नाम से उन्होंने बताया उसको, और कहा कि वहाँ पे पूरा जो परमाणु होता है उसका जो भार है, परमाणु का भार है, उसका अधिकांश भाग उसी छोटे से केंद्र में स्थित होता है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया और कहा कि ये नाभिक धन आवेशित होता है। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा बाद में, जिससे कि आपको जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हो जाए। तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय ही उसको मैं बताऊंगा, लेकिन मेनली आपके लिए अभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल को रखने के लिए उस समय जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मिला था, जिसको आप सबसे पहले बामर ने खोजा था, तो उसको उसकी व्याख्या करने के लिए जो बोर साहब थे उन्होंने उसके रदरफोर्ड मॉडल में प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी जो है, प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत था, उसको शामिल किया और उसके आधार पर उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की और उसी को परमाणु मॉडल कहा जाता है। मतलब 1913 में बोर साहब ने यह परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया और उसी को बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, क्योंकि आपको पता है इसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले से ही इसको लिख रखा हूँ। जहाँ पे आपको साथ साथ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं साथ साथ समझाऊंगा, लेकिन ऐसे अगर लिखना है तो मैं इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ जिससे कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। अब देख लीजिए, मैंने अभी जो बताया आपको कि रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल था, उसके अंदर रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या बात की थी कि जो परमाणु का जो नाभिक है वो धन आवेशित होता है, और उसी नाभिक के अंदर जो परमाणु का पूरा भार, परमाणु भार जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं या एटॉमिक मास कहते हैं, वो पूरा का पूरा भार उसी छोटे से केंद्र में स्थित होता है। मतलब नाभिक ही है जो परमाणु का सारा भार रखे रहता है। उसमें आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और किसी भी परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मास उसका ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, और इस वजह से जो एटम का मोस्ट पार्ट जो भार वाला है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, और ये दोनों नाभिक के अंदर स्थित होता है। अगर नाभिक के अंदर स्थित है मतलब आपका जो एटम है उसका पूरा भार उसके केंद्र में स्थित होता है। और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिला, जिसमें कि सबसे पहले खोजा गया बामर सीरीज, जिसको आप पढ़ते हैं कि बामर सीरीज में वो दृश्य तरंगें होती हैं जो हम लोग देखते हैं, है ना, दृश्य प्रकाश जो होता है वो बामर सीरीज में आता है। तो उसकी व्याख्या करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु मॉडल जो आता है, जिसको कि आप कहने का मतलब जो बोर साहब थे उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक प्लांक्स जो नियतांक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो आता है, प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत जो आता है, उसकी उन्होंने सहायता ली और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अभिगृहित लिए, है ना, पॉस्टुलेट्स जिसको कहा जाता है। तो उन्होंने बोर का एटॉमिक मॉडल जो है उसके वो एक पॉस्टुलेट्स पे बेस्ड है, वो 3-4 पॉस्टुलेट्स है, उसको हम लोग करेंगे, और ये पॉस्टुलेट्स बहुत पूछा जाता है। तो पॉस्टुलेट्स तो जरूर करके जाइएगा, केवल आपसे ये भी पूछ लेगा कि बोर्स के पॉस्टुलेट्स क्या है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है उसकी।
और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए मैंने परमाणु की संरचना में पहले बोर का परमाणु मॉडल लिया है, और इसमें मैंने क्या लिखा है कि बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग कर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की तथा परमाणु का एक नया मॉडल 1913 में प्रतिपादित किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो आपको इसके अभी मैंने बताया भी था आपको कि बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था, ठीक है ना, उसका उन्होंने प्रयोग करके और उसको यूज करके एक नया मॉडल प्रतिपादित किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को की व्याख्या करने के लिए, और उसी को हम परमाणु मॉडल कहते हैं, आपका जो बोर का परमाणु मॉडल है। तो बोर का परमाणु मॉडल कुछ अभिगृहित पर स्थित है। तो अभिगृहित कौन कौन से हैं, जिसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पोस्टुलेट्स तो इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसे परमाणु है, तो परमाणु का जो केंद्र है, ये आपका परमाणु है, तो परमाणु किसी कोई भी परमाणु का जो केंद्र है वो नाभिक होता है। ये बात रदरफोर्ड ने ही कह दी थी कि केंद्र का जो परमाणु का केंद्र होता है वो नाभिक होता है, जो धन आवेशित होता है। कितना धन आवेशित होता है, तो प्लस जेड ई बोलते हैं उसको। प्लस जेड ई का मतलब जेड जो है परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो ध्यान रखना है कि जो ये परमाणु संख्या है आपका जेड, किसी भी एटम का परमाणु संख्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। तो एटॉमिक नंबर है वो, परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं। तो परमाणु संख्या और उसमें ई से गुना कर देंगे 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम से, तो वो आवेश आ जाएगा किसका, तो परमाणु का आवेश आ जाएगा, ठीक है ना। परमाणु का आवेश कहने का मतलब उसके नाभिक का आवेश। तो क्या कहते हैं, जो पहला पोस्टुलेट है यही है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसके केंद्र में बहुत ही छोटे भाग में स्थित होता है। ये रदरफोर्ड ने बोला था, जो धन आवेशित होता है। तो कितना धन आवेश होता है, तो प्लस जेडी के बराबर होता है, वही लिखा मैंने। परमाणु का नाभिक उसके केंद्र पर बहुत ही छोटे भाग में स्थित होता है, जो धन आवेशित होता है। नाभिक का आवेश प्लस जेडी के बराबर होता है, जहां जेड परमाणु क्रमांक है तथा ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो आवेश का इलेक्ट्रॉन ई जो होता है उसका परिमाण कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई का मान, ई का वैल्यू जो है पढ़ते हो, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, ई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ई का मान, है ना। तो आवेश जो पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है कि परमाणु मॉडल में वो उन्होंने क्या कहा कि एक परमाणु है, उसका जो एक केंद्र है बहुत छोटा सा होता है, इसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। न्यूक्लियस मतलब नाभिक हो गया। इसके ऊपर उन्होंने कहा चार्ज कितना होता है भाई, तो चार्ज होता है प्लस जेड ई। जो भी परमाणु लेंगे उसका एटॉमिक नंबर और ई से उसको गुना कर देंगे, तो ये प्लस जेड ई इसके नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। अब कक्षाएं कौन कौन सी होगी, तो उसके लिए भी उन्होंने एक अभिगृहित लिया कि ऐसे तो भाई बहुत सारा हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा इधर भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो किस कक्षा में, किस वृत्तीय कक्षा में घूमता है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के, ये नाभिक के चारों ओर, है ना, फिक्स, जिसको अस्थाई कहते हैं, अस्थाई वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, जिसको ऑर्बिट नाम दिया गया। तो अस्थाई वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, है ना। और जब वो उस कक्षा में घूम रहे होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है ना। और कहाँ, तो जो वृत्तीय कक्षा है उसमें घूमते हैं। वो वृत्तीय कक्षा उसका अस्थाई होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। वो उसका कह सकते हैं अपना घर होता है, तो उसको छोड़ के नहीं जाता, उसी में रहता है। इसका मतलब है उस घर में जब रहता है तो कहीं पे भी आपको रहेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए रहने के लिए, तो उस घर में जब रहता है तो अपनी एनर्जी को बनाए रखता है। उस एनर्जी से न तो ज़्यादा रखता है न उस एनर्जी से कम रखता है। उस घर में जब रहता है तो उतनी ही एनर्जी रखता है, और इस वजह से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। यह अभिगृहित है, पोस्टुलेट्स है। मैंने पहले ही बोला यहाँ पे
कि बोर का पोस्टुलेट्स है ये। तो पोस्टुलेट्स में ये हमने पहला पोस्टुलेट देखिए यहाँ लिख रखा था, जो बोला आपको कि परमाणु का नाभिक उसके केंद्र में बहुत ही छोटे भाग में स्थित होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं, और वो धनावेशित होता है। धनावेश किसके बराबर होता है? तो प्लस जेडी के बराबर होता है। उसी तरीके से दूसरा विपरीत देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्तीय कक्षा फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। और जब उस वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं, मान लीजिए ये के सेल है, आप पढ़े हैं, ये केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि के सेल होता है, एन सेल होता है, एन बराबर 1 होता है तो के सेल होता है, ये पढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये एन इज इक्वल टू 1, के सेल में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अगर इसका घर है तो इसमें इसकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये उन्होंने माना, जो बोर साहब थे उन्होंने ये माना कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, उसके लिए जो बना हुआ घर है, उसके लिए जो अस्थाई वृत्तीय कक्षा है, जब तक उसमें घूमता है तब तक उसकी ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब वो ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करता है ना, यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, मतलब अपनी ऊर्जा को कम नहीं करता। अगर यहाँ से ऊर्जा ज्यादा करता है तो ये दूसरी कक्षा में चला जाएगा, तभी ऐसा कर सकता है। जब तक यहाँ रहेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है दूसरे कक्षा में जाने के लिए। तीसरा उन्होंने कहा कि नाभिक जो होते हैं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में केवल घूम सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिन कक्षाओं में उनका जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम, MEVR बोलते हैं उसको। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है या कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई, h प्लांक्स कांस्टेंट होता है, प्लांक्स नियतांक होता है, अपॉन 2 पाई है ना। 2 पाई का मान आपको पता ही है 3.14 होता है, तो h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है ना। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जहां उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। यही मैंने यहाँ लिखा है आपका, देखिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। यहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है, अब पूर्णांक गुणज होता है, इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो जो परमाणु संरचना है, ये मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि परमाणु है ना, इसका एक केंद्र है ना। तो ये केंद्र है तो इसको नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। तो n से मैं संकेत कर दिया। ये मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये सेकंड ऑर्बिट है, इस तरीके से ये थर्ड ऑर्बिट है। इसको मैं n = 3 लिख देता हूँ, इसको n = 2 लिखता हूँ, इसको n = 1 लिखता हूँ। तो आपको पता है इसको k बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, m बोलते हैं, इसी तरीके से चलता जाता है ना। तो पहली बात तो उन्होंने दिख ही रहा है आपको कि ये नाभिक है, n है, n जो लिखा मैंने वो क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक। तो दिख रहा है कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी तरीके से दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। मैं 8 इलेक्ट्रॉन भी बना दूं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 रह सकता है, जितना मैक्सिमम 8 रह सकता है, आपको पता है। तो क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन घूमने के लिए उनकी जो कक्षा होती है वह स्थायी होती है। ऐसा नहीं है कि इस कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये यहाँ चला जाएगा, लेकिन इसका स्थायी कक्षा होता है तो यहाँ से वापस आ जाता है ना। तो इनको घूमने के लिए अस्थाई कक्षा है, इसको घूमने के लिए अस्थाई कक्षा दिया रहता है, अस्थाई ऑर्बिट दिया रहता है, फिक्स ऑर्बिट दिया रहता है। और फिक्स ऑर्बिट में उनकी एनर्जी फिक्स होती है ना। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड, जो न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर
अस्थाई कक्षा में घूमते हैं और अस्थाई कक्षा में जब घूमते हैं तो उसकी उनकी ऊर्जा भी अस्थाई होती है, और इसीलिए मैंने लिखा था कि वो विकिरण नहीं करते, ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। मतलब जब वो अस्थाई कक्षा में घूमते हैं तो उनकी ऊर्जा भी अस्थाई होती है, उस ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये है, और पहला तो आपको दिख ही रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के नाभिक के चारों ओर अस्थाई वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, है ना, ये चीज है। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो धनावेशित होता है, ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि +Ze होता है ये, तो उसी का यूज इन्होंने भी किया कि भाई न्यूक्लियस बहुत छोटे से भाग में स्थित होता है जिसको नाभिक, उन्होंने कहा परमाणु के बहुत ही छोटे से भाग केंद्र पर स्थित होता है और वो धनावेशित होता है। धन आवेश कितना होता है तो +Ze होता है, जहां पे Z क्या है तो परमाणु जो भी लेंगे उसका परमाणु संख्या, जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है ना, तो ये ध्यान रखना है, उसको Z से आप संकेत करते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूम सकते हैं जहां पे उनका कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो कोणीय संवेग होता है mvr, L से उसको संकेत करते हैं mvr बोला जाता है। मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे, है ना, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, और यहाँ पे ये वाला यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा तो ये इस वृत्तीय कक्षा का रेडियस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास हो जाएगा। तो मास जो है यहाँ पे ये दो द्रव्यमान है, केंद्र से ये दूरी रेडियस हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर v है तो एंगुलर मोमेंटम mvr, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जो रेडियस है, रेडियस कितना है जिस वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ये m क्या हो गया तो द्रव्यमान किसका, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, उसका वेग, उस जिस वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ठीक है ना, और तीसरा रेडियस, मतलब जिस वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है उसका त्रिज्या। तो ये जो MeVr है आपका, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बोर ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, है ना, अगर उस किसी भी वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो तभी संभव है जब उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होगा। मतलब MeVr जो है वो h/2π का पूर्णांक गुणज, मतलब m, और n की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे n की वैल्यू कक्षा की संख्या है, जैसे यहाँ पे n = 2 मैंने यहाँ लिखा है, तो n = 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो लिख रखी है यहाँ पे कि MeVr = है ना nh/2π, जहाँ n = 1 2 3 जो दिख रखा है उसको कक्षा की संख्या भी बोल सकते हैं, ऐसे तो पूर्णांक होता है, लेकिन इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कक्षा की क्रम संख्या बोलते हैं। तो इसको n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको आप बोलते हैं, पहले पढ़ा है आपने, तो और या कक्षा की क्रम संख्या भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये जो है MeVr जो है उसमें जो हमने वहां पे लिखा है MeVr, ठीक है ना, क्या लिखा था MeVr = n, यहाँ क्या हो जाएगा n = 2 है तो 2 × h/2π, क्यों, सिंस n = क्या है 2 है ना। तो जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मतलब उसके Me को, V को और इस R को मल्टीप्लाई करेंगे तो h/2h/2π, मतलब h/π की वैल्यू के बराबर होगी, वही केवल इसमें घूम सकता है, दूसरे नहीं घूम सकते, है ना। तो ये किसने कहा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उसी कक्षा में घूम सकते हैं जहां पे उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है ना। जहां n क्या है तो n को मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, पूर्णांक जो होता है, लेकिन सही मायने में n जो है ये वाला n, ठीक है ना। तो n का वैल्यू, n को क्या कहते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, जो केमिस्ट्री में भी पढ़े आप, मुख्य क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, या जो आपका क्या कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है ना,
तो कक्षा की क्रम संख्या बोलते हैं, कक्षा की क्रम संख्या, है ना। तो आप इसको 1 2 3 4 सोन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एन एच अपॉन टू पाई में, एन एच अपॉन टू पाई में जो पूर्णांक गुणज जिसको बोला जाता है, वो पूर्णांक गुणज यहाँ पे हमने लिखा है, एन का वैल्यू पूर्ण अंक है 1 2 3 ऐसे है। तो ये, लेकिन क्या है, ध्यान ये रखना है कि ये वही संभव होगा, एन की वैल्यू वो संभव होगी जहां पे ये इस उसके इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए एम ई वी आर 3h/2 पाई के होगा, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसका एम ई वी आर 3 × h/2 पाई के इक्वल होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ केवल रह सकता है, यहाँ भी नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा, केवल इसी में घूम सकता है। ऐसा बोर ने माना, अभिगृहित जो होता है, जो पोस्टुलेट्स है उसके अंदर। और एक और अभिगृहित करेंगे हम लोग चौथा नंबर, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आ सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से और ऊपर वाले वृत्तीय कक्षाओं में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आपको पता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अलग, जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा अलग है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा अलग है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उसकी अलग है, क्योंकि बोर ने ही दूसरे में बोला कि इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं स्थायी में, वहां भी उनकी ऊर्जा फिक्स होती है। यहाँ पे ऊर्जा इनकी जो है उससे यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है ना। जो नाभिक के सबसे नजदीक होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाभिक पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, तो ये सबसे अस्थायी इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, फिर इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण घट जाता है, यहाँ पे आकर्षण और घट जाता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को आपको यहां अगर ले जाना है तो इसकी ऊर्जा को इसके बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसको ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ऊर्जा जब दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है उस ऊर्जा का अवशोषण करके और यहाँ पे पहुंच जाए, उस ऊर्जा को एक्सेप्ट कर ले और एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले और यहाँ पहुंच जाए। लेकिन वो ऊर्जा जो आप देंगे वो जब तक अवशोषित करने के बाद इसको इसके इस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बराबर नहीं होगा, तब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में नहीं आता। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से, अगर ये इलेक्ट्रॉन संक्रमण द्वारा मतलब ऊर्जा को अवशोषित करके अगर यहाँ आता है, तो यहाँ पे अस्थायी रूप से नहीं रहता है, वापस अपने अस्थायी ऑर्बिट में, अस्थायी कक्षा में वापस जाता है। और जब ये वापस जाता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था, जब वापस जाता है तो जो ऊर्जा उसने यहाँ पे ग्रहण किया था, उसी ऊर्जा को फिर से त्याग करता है, उस ऊर्जा को छोड़ता है। और उसी में जब ऊर्जा का त्याग होता है तो वह स्पेक्ट्रम के रूप में, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन है वो दिखता है, ठीक है ना। यहाँ से जब जाता है यहाँ पे, तो उसी को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में हम लोग देखते हैं, जो आप लाइमन सीरीज, बामर सीरीज के रूप में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में करेंगे। तो ये चौथा अभिगृहित है वो यही है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने क्या कहते हैं कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है या दूसरी उच्च कक्षा में जाता है, ये लोअर है, निम्न कक्षा है, उच्च कक्षा है। अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उसका जो समतुल्य ऊर्जा है वो ऊर्जा ग्रहण करता है, कहीं से अवशोषित करता है, और तभी दूसरे कक्षा, वृत्तीय कक्षा में जा पाता है। लेकिन वो उसका अपना घर नहीं है, तो वापस वो अपने ऑर्बिट में आता है, अस्थायी कक्षा में वापस आता है, और इसमें जो उनके पास अधिक ऊर्जा जो संग्रहित हुई थी उनका वो त्याग करता है, और वो ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के रूप में दिखता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोग करेंगे चौथा अभिगृहित, ठीक है। तो चौथा अभिगृहित हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए चौथा अभिगृहित जो मैंने आपको समझाया वो लिखा है, इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थाई निम्न कक्षा से, मैंने बोला ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहाँ जाता है तो n=1 से n=2 में जाएगा। यहाँ से जंप करके यहाँ जा रहा है तो n=1 यहाँ है, यहाँ पे n=2 है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी है, मान लेते हैं यहाँ पे इसकी एनर्जी -10 जूल है, और यहाँ पे एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ सबसे कम होती है, और जहाँ पे सबसे कम होती है ये माइनस में होती है, ये फिर उसके बाद बढ़ती जाती है। तो ये
माइनस में मान लीजिए -10 जूल है, तो यहाँ पे -5 जूल होगा, फिर और आगे -2 जूल होगा, इस तरीके से होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि वो सबसे अस्थाई होता है। क्यों अस्थाई होता है? तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक है, और ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। इन दोनों में आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल इसको पकड़े रहता है, तो इसको घूमने में आसानी होती है। मतलब आकर्षण बल ही इसको, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने में मदद करता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जो यहाँ पे ऊर्जा है ज़्यादा है, यहाँ पे ऊर्जा कम है, तो कम से जो यहाँ पे आएगा तो इसके लिए इसकी ऊर्जा, हमने कहा अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का कुछ अंतर है, मान लीजिए 5 जूल का अंतर है, तो ये 5 जूल का जो ऊर्जा है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा तभी यहाँ पहुँच सकता है। तो 5 जूल का ऊर्जा ये अवशोषित करके यहाँ पे पहुँचता है, और जब यहाँ पहुँचता है तो ये इस कक्षा में पहुँच जाएगा, क्योंकि इस कक्षा के लिए जो पर्याप्त ऊर्जा है उसको मिल जाती है। इस कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी आ सकता है जब इस कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी जो ऊर्जा है उसके बराबर की ऊर्जा उसकी हो जाए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तभी आएगा यहाँ पे जब इसको उतनी ऊर्जा, मतलब इसके पास पहले से जो ऊर्जा है उसमें और जब आप ऊर्जा देंगे, मतलब जब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो इसके ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बराबर हो जाए, इस कक्षा वाले ऊर्जा के बराबर हो जाए। और ऐसी स्थिति में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाता है। और लेकिन ये इसका अस्थाई घर नहीं है, मैंने कहा अस्थाई घर इसका ये है। तो अस्थाई घर अगर नहीं होता है तो यहाँ से यहाँ तो आ जाता है, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से यहाँ आ जाता है, जब इसको ऊर्जा ज़्यादा मिलता है तो ये जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और उसके बाद ये जो है वो हायर स्टेट माने उच्च कक्षा में अगर उसके समतुल्य ऊर्जा इसको मिल गया तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये इसमें रहता नहीं है, वापस अपनी जो अस्थाई कक्षा में उसमें पुनः लौटता है। और जब यहाँ लौटेगा तो जो ज़्यादा ऊर्जा लेकर के ये आया था वो उस ऊर्जा का फिर से क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और वही उत्सर्जन जब करता है तो आपको स्पेक्ट्रम के रूप में जो लाइनें दिखती है, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है हाइड्रोजन में दिखता है, जिसको बोर ने व्याख्या किया था। तो ये उन्होंने यही कहा कि जब यहाँ से लौटता है इलेक्ट्रॉन तो जो ऊर्जा वो अवशोषित करके आया था उस ऊर्जा का ये उत्सर्जन करता है। और वो ऊर्जा का उत्सर्जन जो करता है वो फोटोन के रूप में करता है। फोटोन की एनर्जी आपको पता है h होती है। तो एक फोटोन करेगा तो 1h, 2 फोटोन करेगा 2h, 3 फोटोन करेगा 3h, हमने NH इसलिए लिखा है यहाँ पे, n फोटोन करेगा तो NH। यहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो इस तरीके से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और वही फोटोन के रूप में करता है। इसका मतलब यहाँ वाली ऊर्जा और यहाँ वाली ऊर्जा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको ऊर्जा जितनी ज़रूरत है घूमने के लिए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको रहने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो पता लग जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन ने कितना ऊर्जा का अवशोषण करके यहाँ गया था। और ये जब आएगा तो उतना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो E2 - E1 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है, दोनों को माइनस कर दिया तो ये उसके बराबर आता है। तो ये हम 4 अभिगृहित पढ़ते हैं जो आपसे पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो बोर का परमाणु मॉडल है उसमें कौन कौन से पॉस्टुलेट्स हैं, कौन कौन से अभिगृहित दिए गए हैं। तो उनको आप एकदम याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है आपसे 2 ही पूछ ले कि 2 अभिगृहित लिखिए, 2 मार्क्स का, 2 नंबर का। अगर ज़्यादा नंबर में पूछेगा तो आपसे परमाणु मॉडल का अभिगृहित पूछ सकता है। और इसके बाद जो है हम लोग जो बोर का परमाणु मॉडल के आधार पर जो क्या कहते हैं नाभिक की त्रिज्या निकाली गई, नाभिक का क्या कहते हैं वेग नाभिक की त्रिज्या नहीं, जो वृत्तीय कक्षा है उसकी त्रिज्या निकाली गई। मतलब इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षा में जो घूमते हैं वो वृत्तीय कक्षा भी फिक्स होती है, स्थायी होती है, और उसकी ऊर्जा भी अस्थायी होती है। तो उन्होंने उसके लिए व्यंजक निकाल के दिया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में n=1 में घूमेगा तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वहाँ पे उसकी ऊर्जा क्या होगी, वहाँ पे उसका वृत्तीय कक्षा जो होगा उसका n=1 मतलब के सेल का जो ऑर्बिट है, त्रिज्या है, वो क्या होगा। तो वो और उस ऑर्बिट की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस भी बताया, वेलोसिटी, जैसे हमने यहाँ वेलोसिटी
दिखाया तो वेलोसिटी निकाल के बताया उन्होंने, त्रिज्या भी बताया उन्होंने, है ना, और ऊर्जा भी बताया कितनी उसकी ऊर्जा होगी। तो हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे यही करेंगे कि उसकी त्रिज्या, ऊर्जा और वेलोसिटी क्या है ना। तो बोर्स मॉडल का यूज करके हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर सिद्धांत है उसमें आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है जिसको मैंने N से संकेत किया है ना, उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर +E आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के सेल में n=1 जो है उसमें घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस डायरेक्शन में, देखिए हमने एरो बना रखा है, तो इस डायरेक्शन में आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है जो बहुत ही छोटे से जगह पे स्थित होता है केंद्र पे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो वृत्तीय कक्षा है उसकी दूरी r हो जाएगी। तो हमें जो बोर्स का जो पोस्टुलेट्स है उसके प्रयोग द्वारा, जो हमने 4 अभी अभिकृत किए थे उसके द्वारा हमें इस रेडियस का निकालना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे व्यंजक होगा। ये वेलोसिटी है, अगर v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से गतिमान है, घूमता है, तो v का मान निकालना पड़ेगा, और साथ साथ हमें जो यहाँ पे ऊर्जा है, ऊर्जा का भी व्यंजक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का परमाणु है, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रॉन का परमाणु लिया है, तो क्या है इसका मतलब, नाभिक के ऊपर जो आपका एक इसके ऊपर प्रोटॉन होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन का संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, ये है आपका हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका यानी, ठीक है ना, माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me है ना, Me है जो r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ या वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में वेग v से गतिमान है, वेग v से गतिमान है, वेग v से गतिमान है,